गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन देंगे, एक ऐसे टॉपिक पर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारे एक फॉलोअर्स ने, हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन को भेजा है। वे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको दो टॉपिक पर काफ़ी कन्फ्यूजन है, फोर्स एंड इम्पल्स, यानी कि बल और आवेग पर। तो यही दो टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और फोर्स और इम्पल्स के बारे में डिटेल यहाँ पर हम दिखाएंगे। ये हमारा टॉपिक समझा रहे हैं, फोर्स एंड इम्पल्स। उसको हिंदी में कहेंगे बल और आवेग। ठीक है, ये दोनों शब्द को पहले हम बारीकी से समझे कि एक्चुअली में है क्या। तो फोर्स के बारे में, एक लाइन का सिंपल डिफिनीशन जो आप 7th क्लास में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, वो सिंपली क्या है? पुल और पुश। ये जनरल भाषा है, पुल और पुश। वैसे हम फोर्स पर डिटेल जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ाने लगेंगे तो उस समय फोर्स पर डिटेल हम क्लास लेंगे। क्योंकि यह हमारे फॉलोअर्स के द्वारा क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए उनको हम समझाने के लिए दे रहे हैं कि फोर्स जो है, अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये एक सरफेस है, यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को या तो हम यहाँ से पुश कर सकते हैं चलाने के लिए, पुश, या यहाँ से पुल कर सकते हैं। यह पुश और पुल करने से अगर यह ऑब्जेक्ट में मोशन आ गया, ठीक है, कि पुश और पुल करने से ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आ गया तो जो पुश या पुल फोर्स है, फोर्स इज इम्बैलेंस्ड कहलाएगा। इम्बैलेंस फोर्स, जो इम्बैलेंस फोर्स कहलाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स नेवर बी जीरो। यानी कि कहीं पुश और पुल करने से बॉडी में मोशन आ जाए तो उसको कहेंगे इम्बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। यानी कि उसमें जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं। तो जब हम किसी, यानी कि फोर्स क्या हुआ कि फोर्स यह हुआ फाइनली कि वह किसी बॉडी पर, अब यहां पर एक और फिगर बनाते हैं, यहां कर देते हैं पुल, अच्छा है, यहां कर देते हैं पुश, दोनों में से कौन एक ही मानिएगा। यह बॉडी जो है नॉट इन मोशन, यहां पर बॉडी जो है मोशन में है। तो नॉट इन मोशन का मतलब हुआ कि पुल या पुश हम कर रहे हैं लेकिन हमारा फोर्स बैलेंस हो गया। मतलब कि फोर्स इज बैलेंस्ड, फोर्स इज बैलेंस्ड, माने कि फोर्स जो है संतुलित हो गया। संतुलित हो गया। संतुलित होने का मतलब यह होता है कि जो नेट फोर्स होता है वह इक्वल टू हो जाता है जीरो। ठीक है, तो इस तरह से यह फोर्स क्या है फाइनली कि पुल और पुश है। या तो किसी चीज को हम खींच रहे हैं या किसी चीज को ठेल रहे हैं, तो उसके स्थिति में या तो परिवर्तन होगा
और नहीं तो परिवर्तन होने का प्रयास होगा। अब इस फिगर में क्या हो रहा है कि पुल या पुश लग रहा है लेकिन बॉडी मोशन में नहीं आ रही है। तो नहीं आने का कारण है कि जितना फोर्स लगाया जा रहा है उसके अपोजिट में भी कोई ना कोई फोर्स लग गया है बराबर मात्रा में, जिसके चलते वो नील हो गया। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स जो है वहां पर 0 हो गया, लेकिन फोर्स है, लग रहा है। और इसमें क्या है कि हम फोर्स लगाए हैं तो बॉडी मोशन में आ गई है, मतलब कि इस पर नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है, इसके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, लेकिन जो हम पुश या पुल कर रहे हैं उसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है। और जब नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है इसलिए वो बॉडी मोशन में आ गई है। तो फोर्स का यही मेन डिफिनेशन हो गया कि वो किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर लग करके या तो उसके पोजीशन में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। मतलब यह हो गया कि फोर्स आइदर चेंज द पोजीशन और ट्राई टू चेंज द पोजीशन, दोनों आ गया कि चेंज द पोजीशन और ट्राई टू चेंज द पोजीशन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हो रहा है ट्राई टू चेंज द पोजीशन, इसमें क्या हो रहा है, चेंज द पोजीशन। ये दोनों फोर्स है, इसको कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल, और इसको कहेंगे इम्बैलेंस फोर्स, माने असंतुलित बल। क्लियर? तो अब जान जाइए कि किसी वस्तु में, किसी बॉडी में मोशन कब आता है, बैलेंस फोर्स से आएगा कि इम्बैलेंस फोर्स से आएगा। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 हो जाता है तो बॉडी नहीं चलेगा, ये फोर्स चलाने का प्रयास करेगा कि लेकिन नहीं चलेगा। और इम्बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि नेट फोर्स 0 नहीं होता है, कोई ना कोई फोर्स लगता है। जब अब इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन का चैप्टर, उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी चूंकि यह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया है फोर्स एंड इंपल्स का, तो उसका हम जिक्र कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के फोर्स का बेसिक डिफिनीशन यह हुआ कि वह किसी बॉडी पर लगकर या तो उसके पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। दो गो वर्ड इसलिए आया कि फोर्स दो तरह का होता है, एक बैलेंस और एक इम्बैलेंस। अगर फोर्स बैलेंस होगा तो ट्राई टू चेंज द पोजीशन, और फोर्स इम्बैलेंस होगा तो चेंज द पोजीशन। क्लियर? तो अब हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म पर आते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक, ये एक्चुअली में फोर्स है क्या, उसका क्या फंक्शन होता है, ये पूरा हो गया। अब आप आइए, आप वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिएगा, जरूरत का चीज होगा तो, ये समझाने के लिए किए हैं। अब इसी चीज को देखिए, मान लीजिए कि यह एक सरफेस है, एक ट्रैक है, इस पर एक बॉडी चल रही है, ठीक है। इसका शुरुआत में इसका इनिशियल स्पीड यू है, इधर चल रही है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर जब वस्तु आई पॉइंट ए से, तो यहां पर इस पर एक फोर्स लगना शुरू हुआ, जिसे अभी बताए थे फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स के कारण इसके जो स्पीड है, वेलोसिटी, इसमें परिवर्तन आ गया। तो मान लीजिए कि फोर्स लगा फॉर टी सेकेंड तक, टी सेकेंड तक, जिसके कारण यह वस्तु टी सेकेंड में यहां पहुंचा
बी पॉइंट पर, लेकिन इसका स्पीड बदल गया भी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में यह वस्तु जा रहा है उसी डायरेक्शन में यह फोर्स लगा है। कितना सेकेंड तक? 30 सेकेंड तक। तो उसके वेग में परिवर्तन हो गया, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि उस जिस डायरेक्शन में वस्तु है उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो बढ़ गया होगा। तो यहां पर अगर ये वस्तु का मास भी मान लेते हैं m, देखिए वस्तु का मास हो गया m, क्योंकि ये वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है तो बिना मास का तो होगा नहीं, m। तो कहता है कि जब हम वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ उसके मोमेंटम में भी परिवर्तन होता है। मोमेंटम क्या है? देखिए मोमेंटम यानी कि संवेग, यह क्या होता है? तो कोई बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि m इंटू v। तो कहता है कि जब किसी वस्तु पर फोर्स लगता है t सेकेंड तक तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा। कैसे? तो देयर इज चेंजिंग इन momentum of the body due to applied force, यानी कि इस बॉडी के वेग में जब परिवर्तन होगा तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या है, मास तो कांस्टेंट रहता है। तो अगर यह मोमेंटम m इंटू v है तो इसमें परिवर्तन का चांस किसका है? जैसे जैसे इसके वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन होते जाएगा, यह m इंटू v में परिवर्तन होते जाएगा। तो अब यहां पर चेंज इन मोमेंटम तब कितना होगा भाई? देखिए चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटाते हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर? यानी कि फाइनल मोमेंटम वस्तु का मास m है, फाइनल वेग v है तो हो गया v माइनस m के साथ u लगा देंगे तो m v माइनस m u। ठीक है? तो m v माइनस m u जो है चेंज इन मोमेंटम, इसी को कहते हैं इम्पल्स। यानी कि जब किसी बॉडी पर t सेकेंड के लिए कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसके मोमेंटम में परिवर्तन होता है, और यही मोमेंटम दिस चेंजेज इज कॉल्ड इम्पल्स। क्लियर? यानी कि सीधा सीधे क्या हो गया कि जब किसी बॉडी पर t सेकेंड तक हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो उसके मोमेंटम में परिवर्तन होता है उसी को इम्पल्स कहा जाता है। यानी कि एक लाइन का परिभाषा हो गया। ठीक है? चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू applied force for time t second is called impulse। impulse को अगर हम I से लिखेंगे, I से, तो सीधा सीधे हो जाएगा m v माइनस m u। ठीक है? m v माइनस m u। तो एक लाइन का परिभाषा हो गया कि चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहा जाएगा। क्लियर? अब देखिए तो रिलेशन क्या हुआ फोर्स में और इम्पल्स में। तो यहां पर हम लिखते हैं, एक ध्यान दीजिए,
आप पढ़े होंगे फोर्स F इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां एक स्टेप और बढ़ाइए, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है? इसका पिछला चैप्टर में हम डाल दिए कि एक्सेलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू बटा टी, यही तो है। एक्सेलरेशन का डिफिनीशन पिछला वीडियो में हम डाल दिए थे कि क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर इसी मैथमेटिक्स में एम को उतर को सही है तो एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। यह क्या आ गया? देखिए, फोर्स इज इक्वल टू एम भी माइनस एम यू बाई टी। अगर हम इस टी को इधर कर देते हैं, ध्यान दीजिए, तो एफ इंटू टी हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? एम भी माइनस एम यू। अब यहां एम भी माइनस एम यू हमारा क्या आया है? इम्पल्स, तो इसको हम कह सकते हैं इक्वल टू इम्पल्स। यानी कि एक तरह से फोर्स में टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दिए, फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, वह भी इम्पल्स के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों सेम चीज। देखिए, फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे चेंज इन मोमेंटम लिखिए, दोनों का मान एक ही होगा, इम्पल्स। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए क्या आया है, एम भी माइनस एम यू बाई टी आया है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यह फोर्स हो गया है, देखिए ध्यान से, यह इस पोर्शन को क्या कहेंगे भाई? इस पोर्शन को क्या कहेंगे? देखिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इस पोर्शन को क्या कहेंगे? सीधे सीधी चेंज इन मोमेंटम। फर्क क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कह देंगे तो यह फोर्स हो गया, अब केवल चेंज इन मोमेंटम कहेंगे तो यह क्या बन गया? इम्पल्स। मात्र रेट शब्द से ये आपका डिफर करता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा तो फोर्स कहलाएगा, और चेंज इन मोमेंटम होगा तो इम्पल्स कहलाएगा। यानी कि फाइनली हमारा जो रिजल्ट आया, इसको मिटाते हैं। अब आप उतार लिए होंगे या उतार लीजिएगा। फाइनली हमारा क्या रिजल्ट आया है यहाँ पर जी, कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे देख लो, संवेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा? बल। ये हो गया एक बात। और दूसरा बात क्या है? चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू कहलाएगा इम्पल्स। यानी कि संवेग में परिवर्तन वह कहलाएगा आवेग। यह दूसरा बात हो गया। यानी कि इम्पल्स और फोर्स में यही फर्क है। ठीक, अब ये लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होगा भाई? तो हम देख रहे हैं कि इम्पल्स जो है F इंटू टी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स का न्यूटन इंटू इसका
सेकेंड। न्यूटन इंटू पूरा लिखते हैं, यूनिट ऑफ इंपल्स इज क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड, शॉर्ट में लिखेंगे NS, न्यूटन सेकेंड। और यही न्यूटन सेकेंड, यहां देखिए यह क्या है, यहां पर संवेग में परिवर्तन है। तो यह न्यूटन सेकेंड जो बन रहा है इंपल्स, यह संवेग का भी यूनिट हो सकता है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संवेग का देखिए मास तो किलोग्राम, अब वेग तो मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी कि न्यूटन सेकेंड को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी कह सकता। अभ्यक्ति में क्वेश्चन पूछ देगा कि इंपल्स का यूनिट क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, न्यूटन सेकेंड दिया है तो यह हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दिया है तो ये मत कहिएगा कि तो संवेग का है, माने मोमेंटम का है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, F इंटू टी से, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ये MV से। तो दोनों इक्विवेलेंट हुआ, तो इस तरह से इंपल्स का SI यूनिट भी निकल गया। तो क्लियर हो गया कि इंपल्स क्या है और फोर्स क्या है। कि फोर्स है कि जो मोमेंटम में पर सेकंड परिवर्तन होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो फोर्स कहलाएगा। अब केवल रेट जब सब हटा देंगे, केवल चेंज इन मोमेंटम होगा तो वह कहलाएगा इंपल्स। यही फोर्स और इंपल्स में डिफरेंस होता है। अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। अक्सर एग्जाम्पल में पूछता है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को रोकते समय हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो F इंटू टी है वही इंपल्स है। क्लियर। तो जब हम हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो यहां पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं ये क्वेश्चन का, कि क्रिकेट के खिलाड़ी, क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद रोकते समय हाथ को पीछे क्यों खींचता है। तो ये तो सीधा सीधी सवाल है कि जो फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी क्रिकेट का गेंद रोकता है तो हाथ पीछे की ओर खींचता है। अगर हाथ पीछे की ओर नहीं खींचेगा तो उसको तेज चोट लगती है। क्यों? अब यहाँ देखिए, यहीं पर हम लिखे हैं ना इंपल्स के बारे में, F इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अगर हम यहाँ से F को हटा देते हैं, इधर लाएंगे F एम वी माइनस एम यू, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब बॉल को हाथ में आता है तो जब इसको हम खींचते हैं तो इस टाइम को बढ़ा देते हैं। यानी कि हाथ में बॉल सटता है तो उसके टक्कर को माने टकराने के लिए खींचते हैं तो टाइम को बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास जो टाइम है वो बढ़ जाए। और जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा तो बॉल के द्वारा जो हमारे हाथ पर फोर्स लगाया जाता है वह घट जाता है। तो फोर्स घट जाएगा तो चोट कम लगेगा। तो यानी कि हम हाथ को खींच करके झटका वाले टाइम को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यह फोर्स का मान देखिए नीचे है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। तो यह इंपल्स पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि इंपल्स माने उस झटका को हम लोग कम करने के लिए टाइम को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के निचोड़ यही है कि जब किसी बॉडी पर 30 सेकेंड तक हम फोर्स लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन होता है जिसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है, मोमेंटम में।
और वहीं संवेग में परिवर्तन जो टी टाइम में होता है उसी को कहते हैं इम्पल्स। तो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं कि फोर्स का तो हम लोग m इंटू ए न्यूटन के नियम से पढ़े हैं, वहीं m जो है a जो है v माइनस यू बाई टी हो गया, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी। यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला ये भी हो गया एम वी माइनस एम यू बाई टी। एम वी माइनस एम यू हो गया संवेग में परिवर्तन, अब बाटा समय मैंने संवेग में परिवर्तन का दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये फोर्स कहलाया। इसी टाइम को इधर कर दिए एफ इंटू टी, तो यही एफ इंटू टी जो है हमारा क्या बन गया, इम्पल्स, क्योंकि यह इम्पल्स का बेसिक डिफिनेशन हो गया और यह फॉर्मूला से आ गया, तो इसको भी हम लोग इम्पल्स कह सकते हैं, इम्पल्स। क्लियर? तो इस तरह से फोर्स और इम्पल्स, चूंकि ये हमारे फॉलोअर्स के द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया हुआ एक क्वेश्चन था, इसलिए इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका डिटेल्स जब हम लोग पढ़ लेंगे पीछे से, जब पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में घुसेंगे, तो उसका और भी बहुत सारा फैक्टर इसमें आएगा जो आप पढ़िएगा। इसलिए ये चैप्टर आपको हम दे दिए, अब आप अपना किताब से पढ़िएगा तो अपना बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बॉल कहलाएगा और चेंज इन मोमेंटम आवेग कहेगा। ये अक्सर आदमी कंफ्यूज करता है, इसलिए डिटेल के साथ इसको हम समझा दिए। बस ये टॉपिक इतना ही। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप तो सब्सक्राइबर हैं ही, आप अन्य अपने साथी स्टूडेंट को भी बोलिए सब्सक्राइब करके इस चैनल का लाभ उठाए। ये जो भी पठन पाठन का काम हो रहा है वो बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा दे जा रही है। आपका दिन बेहतर हो। नमस्कार।